इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं दोबारा आपके पास अपने जो चैप्टर जिसको मैं पढ़ा रही थी उसको लेकर फिर से दोबारा आई हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों से मानव में वहन पे डिस्कशन किया था, आपको मानव हृदय की संपूर्ण जानकारी दी थी और बड़े ही विस्तार से बताया था कि मानव हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है और उसमें किस तरह से रक्त का संवहन होता है। तो इस चीज को आप आगे जानते हुए इसमें और आगे हम चर्चा करेंगे कि मानव ये कंडक्शन कैसे होता है, मानव में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो इसके बारे में ये जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या पार्ट, हमारा बॉडी का क्या क्या पार्ट लगा होता है, कैसे वो कार्य करता है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने हार्ट के बारे में जाना, मानव हृदय के बारे में, ब्लड के ऊपर भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी, रक्त के ऊपर चर्चा हुई थी और मैंने बताया था कि रक्त ही वो साधन है जो कनेक्टिंग लिंक है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स, जो कि हार्ट से यानी मानव हृदय से रक्त ऑक्सीजन को लेके संपूर्ण कोशिकाओं तक इसको बांटता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगी मानव हृदय के ऊपर कुछ विशेष जानकारी जो कि उस दिन छूट गया था। जैसे मानव हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जीव जो होते हैं उसमें सभी में उसमें हृदय 4 प्रकोष्ठ का ही यानी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो। कुछ जीव जैसे पक्षी और स्तनधारी, मानव ही एक स्तनधारी प्राणी है, तो ये जो जीव होते हैं इसमें मानव हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, 2 आलिंद, 2 नीले, यानी 2 ऊपर ऑरिकल्स और नीचे 2 वेंट्रिकल्स। आपको याद होगा एक रफ फिगर अगर मैं ड्रॉ करूँ मानव हृदय का, तो मानव हृदय का एक रफ फिगर ड्रॉ किया जाए तो ऐसा मैंने बताया था, यानी कि ये नीला ऐसा मैंने बताया था, ये मानव हृदय का, और ये आलिंद 2 नीले 2 आलिंद, ऐसा मानव हृदय में डिवाइडेड होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से पक्षी एवं सभी स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उन सभी में जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, ऐसे ही 4 चैम्बर का बना होता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि इनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब हाईली एनर्जी डिमांडिंग एनिमल्स हैं ये। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है। इनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सेट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब ऊर्जा अधिक अगर चाहिए तो ऊर्जा का लेवरेशन अधिक होना चाहिए। तो यार ऊर्जा अधिक लेवरेज कैसे होगा? तो जो हमारा मानव हृदय है जितना अधिक रक्त का शुद्धिकरण करेगा और जितना अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर को उपलब्ध करा पाएगा उतना ही अधिक ऊर्जा का लिबरेशन होगा। क्योंकि ऊर्जा के लिबरेशन के लिए ऑक्सीजन तो एक मुख्य तत्व है, ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। तो ये जो जीव होते हैं पक्षी और स्तनधारी जैसे जीव, उसमें मानव हृदय 4 प्रकोष्ठ का यानी 4 कोष्ठ का, ऐसे ही 2 आलिंद ऊपर 2 नीला नीचे, यानी कि लेफ्ट एंड राइट में एक आलिंद एक नीला और दोनों साइड इस तरह से वो 4 भागों में बटा होता है। लेकिन कुछ जीव जैसे कि आप ले सकते हैं जल स्थल चर यानी एम्फीबियंस, वैसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों जगह पे रहते हैं, लाइक मेढक जो जीव होते हैं, मेढक जैसे जीव कुछ जीव होते हैं जो कि जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, जिसको कि एम्फीबियंस कहा जाता है। तो और सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स हो गया या फिर छिपकली हो गई। तो ये जो जीव होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का बना होता है। तो सबसे पहले तो इसका क्वालिटी क्या होता है इन जीवों का, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से घटता और बढ़ता है, यानी कि ये इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, इनको कम एनर्जी चाहिए, मतलब कम ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर एक समय ऐसा हो कि इनके ब्लड में ऑक्सीजनित रक्त और भी ऑक्सीजनित रक्त अगर दोनों थोड़ा सा मिक्स मैच भी हो जाए तो इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका एनर्जी लिबरेशन कैपेसिटी कम है, इनको कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो इनका जो हृदय होता है वो 3 पोस्ट का बना होता है, उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। उसी प्रकार अगला एक उदाहरण, जीव का उदाहरण है बछली।
मछली का जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठ का बना होता है। मछली का क्या होता है कि मछली जल में रहने वाले प्राणी है। अब इसका क्या होता है कि जब ये श्वसन करता है और ऑक्सीजन लेता है तो इसका क्लोम गिल्स, मछली का गलफड़ा होता है, गिल्स, उसका जो सर के पास जो गिल्स होते हैं, गलफड़े में रक्त आता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर वापस शरीर में चला जाता है। मतलब एकदम सीधा साधा प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली, कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं। तो इसलिए जो मछली का जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठ का होता है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उत्तरोत्तर विकास जैसे जैसे हुआ है, इवोल्यूशन हम आगे जानेंगे कि जीवों का विकास उत्तरोत्तर हुआ है, तो उस तरह से जो हृदय है उसकी संरचना मतलब कॉम्प्लेक्स होती चली गई है, जटिल होती चली गई है। यानी 2 कोष्ठ, मछली में जहाँ 2 कोष्ठ का हृदय है, तो वही स्थलचर, जल एवं स्थलचर एवं सरीसृप में 3 कोष्ठ का हृदय है, वही पक्षी एवं स्तनधारी में 4 कोष्ठ का हृदय। मतलब जो जितना ज्यादा विकसित प्राणी है उसके हार्ट की संरचना उतनी ही जटिल है, उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हार्ट के चैम्बर्स के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके अलावा ये भी बात है कि जिस तरह से जो मानव हृदय में, जैसा हम लोगों ने जाना कि एक साइकिल में जो एक कंप्लीट साइकिल होता है, कि मतलब कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड का जो रक्त है संपूर्ण शरीर से, महाशिरा से होते हुए, निचले शरीर के निचले ऊपरी भाग से होते हुए जो हमारे दाएं आलिंद में आती है, तो दाएं नीले में जाती है, दाएं नीले से फिर हमारा इससे पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर आपको जाती है यहाँ पे लंग्स में गई, लंग्स से फिर वापस आता है, फिर बाएं आलिंद, फिर बाएं नीला। तो ये जो साइकिल है, और बाएं नीला से निकल के फिर संपूर्ण शरीर में महाधमनी से होते हुए जो संपूर्ण शरीर में जाता है, तो ये जो साइकिल है, इस दौरान रक्त, एक साइकिल में मानव हृदय में रक्त 2 बार हृदय के अंदर आता है, जबकि और दूसरे प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मानव शरीर के अंदर रक्त का 2 बार जो आना होता है, इसको दोहरा परिसंचरण करते हैं, यानी डबल सर्कुलेशन करते हैं। यानी एक ही साइकिल में ब्लड 2 बार मानव हृदय के अंदर इंटर करता है, राइट। ये तो हो गया कोष्ठक की बात। कोष्ठक के अलावा जो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से, इसके पहले तो डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं विस्तार में कि मानव हृदय में किस तरह से रक्त का परिसंचरण होता है। अब इसके बाद एक चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो रक्त दौड़ता है मानव हृदय के अंदर, तो रक्त को दौड़ने के लिए एक प्रेशर का होना जरूरी है। आप इमेजिन करिए कि किसी पाइप में पानी के बिना प्रेशर का बन सकता है, तो एक रेगुलर पानी के सर्कुलेशन, अपने घर का ही वाटर सप्लाई को अगर आप इमेजिन करें, तो वाटर सप्लाई को बनाए रखने के लिए एक निश्चित प्रेशर मोटर से देना जरूरी होता है, ताकि पानी का जो सप्लाई है वो निर्बाध रूप से बना। तो वैसे ही जब ये जो हमारा पंपिंग ऑर्गन, हमारा हृदय है, वो भी एक प्रेशर बनाता है। हाँ, मतलब वो एक प्रेशर पैदा करता है जिससे रक्त का परिसंचरण आसानी से हो सके। तो ये जो प्रेशर होता है ये 2 तरह का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो इसमें एक चीज पहले बताना चाहूंगी कि मानव हृदय का जब मैं आपको परिसंचरण बता रही थी, तो मैंने बताया था कि 2 तरह के वाल्व होते हैं मानव हृदय में। पहला वाल्व जो दोनों दाया आलिंद और दाया नीले और बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में होता है, और एक वाल्व जो कि आपके नीले से होते हुए लंग्स में और फिर इधर नीला से होते हुए संपूर्ण शरीर की ओर जो रक्त का संचरण होता है, वहां पे एक भाग होता है। इस तरह से 2 तरह के भाग होते हैं। तो ये जो मानव हृदय होता है, तो इन दोनों भाग के खुलने के दौरान एक साउंड बनता है। जब हमारा आलिंद और निलय का भाग जब खुलता है और बंद होता है, तो एक साउंड बनता है जिसको लब कहते हैं, जिसको कि सिस्टोलिक साउंड करते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा ब्लड नीले से होके लंग्स में और फिर बाएं नीले से होके संपूर्ण शरीर में जब प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर भी एक साउंड बनता है जिसको कि डब कहते हैं, डब। तो डायस्टोलिक, जिसको डायस्टोलिक साउंड करते हैं। इस तरह से 2 तरह का साउंड पैदा होता है। ये जो साउंड है ये
हमारे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। इसके द्वारा मानव हृदय का मतलब वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं उसके बारे में पता किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप लगाए रखते हैं कान में। उनका साउंड कान में हियरिंग के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर वो आपके हार्ट पे लगा के आपके चेस्ट में लगा के चेक करते हैं। वो जो चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से वो इसी साउंड को सुनते हैं। साउंड ये सब कौन सा साउंड हो गया? जो वाल्व मानव हृदय में जो वाल्व है, जो दो तरह के वाल्व है, एक वाल्व अलिंद और नीले के बीच और एक वाल्व नीले और आर्टरीज के बीच जो वाल्व है, मतलब महाशिराओं के बीच महाधमनियों के बीच जो वाल्व है, तो उस वाल्व के बंद होने का आवाज वो उस स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं और ये पता करते हैं कि हार्ट जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अभी हम इसके बाद फिर हम लोग अभी दाब की बात कर रहे थे कि हार्ट जो होता है एक पंपिंग ऑर्गन है, तो एक रेगुलर उसको प्रेशर बनाए रखना होता है ताकि रक्त का परिसंचरण संपूर्ण शरीर में सही तरीके से हो सके। तो ये जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर कैसे कार्य करता है? तो जो रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसको रक्त दाब कहते हैं। रुधिर वाहिकाएं मतलब जो हमारा आर्टरीज जो वेन्स है, ठीक है, उसमें जो ब्लड फ्लो करता है, यानी कि जो हमारा धमनी और सीरा है उसमें जो रक्त का संवहन होता है, तो ये जो रक्त होता है जो दाब उसके दीवार पर बनाता है उसको हम लोग रक्त दाब कहते हैं। तो ये जो रक्त दाब जो होता है, धमनी में रक्त दाब सिराओं से कहीं अधिक होता है। क्यों? क्योंकि धमनी वो पार्ट होता है जो रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर तक ले जाता है, ठीक है। जबकि सिराओं का काम क्या है? उसका 1 साइडेड फ्लो है, मतलब कि वो रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय तक लाता है। तो इस कंडीशन इसके आधार पे ये होता है कि जो रक्त दाब जो होता है वो धमनी में अधिक होता है। और इसीलिए यही कारण है कि धमनी का जो दीवार होता है, भित्ति जो होती है वो मोटी होती है ताकि उस पर रक्त का दाब अधिक पैदा किया जा सके और ब्लड को हृदय से संपूर्ण शरीर तक बहुत अच्छे से ले जाया जा सके। तो इस तरह से 2 तरह का प्रेशर भी 2 तरह का होता है। एक होता है प्रकुंचन दाब, जिसको बोलेंगे प्रकुंचन दाब। एक प्रकुंचन दाब होता है जिसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब का वैल्यू जो हो जाता है ये होता है 120 mm, ठीक है। और उसके बाद फिर एक जो मतलब इसको आप कह सकते हैं कि रुधिर दाब नीले प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन। प्रकुंचन मतलब नीले का प्रेशर, नीले का जब नीले फुल प्रेशर में होता है उस समय जो दाब होता है तो उसको वो लगभग 120 mmHg के बराबर होता है। उसके बाद उसके अनुशीतलन मतलब कि उससे ब्लड का निकल के धमनियों में चले जाना, तो वो जो दाब होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुशीतलन दाब। अनुशीतलन दाब जो होता है लगभग 80 mmHg के बराबर, यानी कि 80। ये हो जाता है 80 mmHg। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हृदय है उसका जो दाब है 120, नॉर्मल हृदय जो नॉर्मल हृदय होता है, नॉर्मल हार्ट है, उसका जो अगर शेड्यूल सही है उसका दाब 120 mmHg से 80 mmHg के बीच रखता है। यानी जब प्रकुंचन दाब यानी कि जब नीला फुल प्रेशर में होता है तो वहाँ पे प्रेशर होता है 180 mmHg, और जब वो ब्लड वहाँ से निकल के धमनी में चला जाता है तो उसका प्रेशर होता है 80 mmHg। तो यही दाब जो होता है मानव शरीर में रक्त के संवहन के लिए लाभकारी होता है। और इस दाब को हम कैसे पता करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि मानव हृदय के साउंड लव एंड डब को स्टेथोस्कोप से पता करते हैं। तो ये जो हमारा दाब है इसको पता करने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं, यानी कि
मैनोमीटर, ये एक यंत्र है, ठीक है। स्फाइग्मो मैनोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा कि हृदय के दाब के बारे में पता किया जाता है कि जो सर्कुलेशन है उसमें रक्त दाब सही है कि नहीं, है ना। आप लोग जनरली देखते होंगे कि लोग ब्लड प्रेशर नपाने जाते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कहीं हाई तो नहीं है, कहीं लो तो नहीं है। तो यही यूनिट होता है ब्लड प्रेशर का, जो जनरली लोग नपवाते हैं और जो चेक करवाते हैं, यानी कि 100 ml जिससे ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, 80 ml जिससे नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये होता है, ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये नापा जाता है स्फाइग्मो मैनोमीटर से, है ना। ये हो गया ब्लड प्रेशर के बाद हम लोगों ने हृदय की आवाज के बारे में, लव डब के बारे में बाद आगे मैं चर्चा करूंगी। अब है हम लोग पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ा, मानव हृदय के बारे में पढ़ा। अब है कि ये परिसंचरण जो होता है शरीर के अंदर, तो ये परिसंचरण का रक्त जो संवाहित होता है, रक्त जो फ्लो होता है, ये कैसे होता है, किन किन चीजों के द्वारा होता है। तो मानव हृदय पढ़ने के दौरान हम लोगों ने 2 चीजों के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा धमनी, राइट, और हमने पढ़ा सीरा। 2 वाहिकाओं के लिए जो होते हैं ये दोनों रक्त वाहिकाएं होते हैं, यानी जो ब्लड फ्लो करता है हमारे शरीर के अंदर वो इन्हीं नलिकाओं से होकर करता है, इन्हीं नालियों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो इसमें से जो धमनी होता है, धमनी का काम क्या है, रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाना, मतलब संपूर्ण शरीर, हृदय से संपूर्ण शरीर के मतलब विभिन्न भाग की ओर ले जाना, हृदय से शरीर के ओर ले जाना, राइट। और ये जो सीरा है, सीरा का कार्य क्या होता है, सीरा का कार्य होता है शरीर से हृदय तक लाना। ठीक है, यानी कि 2 तरह की वाहिकाएं हो गई, एक धमनी हो गया, एक सीरा हो गया। ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं इसमें से जो हमारा जो धमनी है वो शरीर, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जा रही है। कहने का मतलब कि अब सोचिए, हृदय से पंप करके उसके पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना, तो नेचुरल सी बात है कि धमनी में तो प्रेशर ज्यादा रहेगा ही। अब इसके पहले जब हम लोग रक्तदाब की जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने चर्चा किया कि धमनी में रक्तदाब ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है, उसका कारण यही होता है कि धमनी को जो रक्त होता है ना, उसको हृदय से संपूर्ण शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। यही कारण होता है कि धमनी में रक्तदाब ज्यादा होता है, और यही कारण होता है कि धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और मोटी भित्ति के चलते ही रक्तदाब वो अधिक पैदा कर सकता है। जबकि सीरा का क्या काम है, सीरा जो है वो रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। तो यही कारण है कि धमनी और सीरा के प्रेशर में यानी रक्तदाब में अंतर होता है, और सीरा का जो भित्ति होता है, जो दीवार होता है, वो धमनी के इतना मोटा भी नहीं होता है। और इसमें जो रुधिर जो होता है वो एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए उसमें वाल्व भी होते हैं। जो सीरा होता है उसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है जो कि वो हृदय की ओर ले जा रहा होता है। तो बस ये जरूरी है कि उसका रक्त एक ही दिशा में प्रवाहित हो, उसका बैक फ्लो नहीं हो, उसके लिए उसमें वाल्व भी मौजूद होते हैं सिराओं में। अब है कि जब रक्त बह रहा है धमनी और सीरा को, तो सीरा को तो हम जान ही गए कि वो तो हृदय की ओर आएगा, धमनी से रक्त जाएगा संपूर्ण शरीर के। तो ये जो धमनी है आगे जाके छोटी छोटी वाहिकाओं में बढ़ जाता है, और सभी कोशिकाओं से रुधिर, मतलब छोटी वाहिकाएं होती हैं, संपूर्ण कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क साधती है, मतलब उन छोटी छोटी नलिकाओं में ये रक्त प्रवाहित होता है और उससे रक्त संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंच पाता है। और यहाँ तक कि मतलब जो सबसे जो पतली वाली जो वाहिकाएं होती हैं, वो जो वाहिकाएं वो मात्र एक कोशिका की बनी होती है। एक कोशिकीय वाहिकाएं जो होती हैं उनकी दीवार बहुत पतली होती है। अब उसके अलावा जब रक्त, चूंकि ये वाहिकाएं तो रक्त ले जाती है कोशिकाओं की ओर ना, अब जो कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो उस
तो जो रक्त जा रहा है उस तक उसको लौटना भी है। तो ये जो लौटने का जो काम होता है ना, ये वहाँ पे केशिकाएं होती है, जहाँ वाहिकाएं ले जा रही हैं, वाहिकाएं कोशिका तक ले जा रही हैं, वही केशिकाएं मौजूद होती हैं जो कोशिका से वापस ब्लड को हृदय की ओर लाती है। मतलब केशिकाएं मिलके फिर आगे जाके शिराओं का निर्माण करेंगी। ये जो केशिकाएं होती है, इसमें जो रक्त का जो विनिमय होता है ना वाहिकाओं और केशिकाओं के बीच, क्योंकि मैंने बताया सबसे पतली वाली जो वाहिका होती है मात्र एक कोशिका की बनी होती है, उसकी भित्ति बहुत पतली होती है। इसी भित्ति से वाहिका और केशिका के बीच रक्त का आदान प्रदान होता है। मतलब रक्त इससे केशिकाओं में चला जाता है और CO2 युक्त रक्त लेके केशिकाएं फिर शिराओं से होती हुई हार्ट तक आती हैं। इस तरह से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है और शरीर की एक एक कोशिका तक रक्त को उपलब्ध कराया जाता है और रक्त अपने कार्य को सुचारू रूप से करती है। अब है कि जो इन नलिकाओं में हमारा रक्त जो बह रहा है, अगर ऐसा हो जाए कि ये रिसने लगे, कि रक्त तो तरल पदार्थ है ना, तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि कहीं से कोई दीवार डैमेज हो जाए या किसी कारण बस रक्त पतला हो जाए तो वो रिसने लगे, तो सोचिए तो ये तो अंतरस्त्राव शुरू हो जाएगा, फिर तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो मतलब ये कैसे फिर कंट्रोल होता है? तो इसके लिए क्या है कि रक्त में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें एक और कोशिका मौजूद होती है जिसको कि प्लेटलेट्स कहते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स ये रक्त में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब जैसा कि मैंने भी बताया कि ब्लड फ्लो के दौरान अगर अंतरस्त्राव होने लगे यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे तो सोच लीजिए तो रक्त का तो पूरा परिसंचरण ही गड़बड़ा जाएगा। तो और इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा एक्सीडेंटल जब डैमेज मतलब चोट लगता है और शरीर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो रक्त का स्त्राव शुरू हो जाता है। इस तरह से रक्त का स्त्राव अगर शुरू हो जाए तो काफी ब्लड निकल जाएगा। जब ब्लड निकलेगा तो क्या होगा, रक्त की मात्रा कमेगी, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर पे अंतर आएगा। जब ब्लड प्रेशर पे अंतर आएगा तो हार्ट फिर सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। तो इन सब से बचाने के लिए रक्त में एक और कोशिका होती है, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। ये अनुरक्षण का कार्य करता है, मतलब ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। जहां से भी ब्लड डैमेज होता है और ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है, वहां पर ये हवा के संपर्क में आते ही एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, यानी धागे नुमा संरचना के द्वारा ब्लड की कोशिकाएं उन धागे नुमा संरचना में फंस जाती हैं और वो एक थक्का का निर्माण करती हैं जिससे कि ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है। कभी कभी जब आपको चोट लगती होगी, छोटे मोटे चोट होते होंगे, तो आपने देखा होगा कि ब्लड थोड़ी देर अगर छोड़ दिया जाए बहने के लिए तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे थक्का जम के ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो ये कुछ और नहीं, ये प्लेटलेट्स का ही अनुरक्षण है जो कि वहाँ पे थक्के का निर्माण कर रहा है। और ये ब्लड प्लेटलेट्स जब ब्लड में मिला हुआ है इंटरनल ब्लीडिंग से भी उसको प्रिवेंट कर रहा है, मतलब कि आंतरिक रिसाव भी होने नहीं दे रहा है। इस तरह से प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्त्राव के स्थान पर थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। यानी डैमेज पार्ट पे वहाँ पे थक्का बना दिया और वो रक्त का स्त्रावन, अंतःस्त्रावन या रक्त का स्त्रावन अगर बाहरी पार्ट में से भी हो रहा हो तो वहाँ पे इसको रोक देती है। तो इस तरह से ब्लड में ये भी मौजूद होता है जो कि हमारे परिसंचरण के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा एक चीज और भी है, अगला जो पार्ट ब्लड का इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो है लसिका। अभी लसिका क्या चीज होता है? लसिका मतलब लिम्फ। तो होता क्या है कि जो धमनी और शिरा में जो ब्लड फ्लो करते हैं, मतलब धमनी शिरा में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उस दौरान होता क्या है कि कुछ जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को छोड़ के जो कोशिकाओं या जो उत्तक है उसके बीच कोशिकाओं का जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, यानी कि उसके बीच जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है, वहाँ पर कुछ रक्त का मात्रा जिसमें कि उपस्थित छिद्रों
कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर इन अंतर कोशिकीय अवकाश में चली जाती हैं। और ये जो होता है ये एक द्रव है, और मतलब ये जो लिक्विड अंतर कोशिकीय अवकाश में आ गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस में आके जमा हो गया, इसी को लिंक करते हैं, यानी उसी को लसिका कहते हैं। ये जो लसिकाएं होती हैं इनका भी अपना एक तंत्र होता है जिसमें कि इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, और इन लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ्स यानी इन्हीं अंतर कोशिकाओं स्पेसेस में जमा होने वाले इन लिक्विड्स का वहन होता है, और इनका भी काम वही है, ये भी ब्लड के जैसा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और इनका ये भी लिक्विड होते हैं, और इसको भी तरल उत्तक, ये भी तरल उत्तक का ही एक उदाहरण होता है। और बस अंतर इसमें सिर्फ इतना रुधिर और इसमें लसिका में इतना ही डिफरेंस है कि रुधिर में प्लाज्मा के, ये जो रुधिर की प्लाज्मा की तरह ही होती है, मतलब ये जो लिम्फ भी है ये भी रंगीन है, मतलब इसका कलर भी रेड नहीं है क्योंकि इसमें आवेशी नहीं है, तो ये रंगीन होता है। तथा अल्प, इसमें जो प्रोटीन होते हैं अल्प मात्रा में प्रोटीन, जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ये बाहर ही छोड़ देता है और उसको छोड़ते हुए इंटरसेलुलर स्पेसिस में आता है, यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान में आके जमा होता है। तो इसका भी लसिका का भी वही कार्य है जो ब्लड के लिम्फ का कार्य है, ब्लड के प्लाज्मा का कार्य है, ब्लड का कार्य, ये भी कंडक्शन का ही कार्य करता है, और कनेक्टिव टिश्यू के जैसा ये भी एक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। इवन आप जो आप जो भोजन कर रहे हैं उनका जो अवशोषण हो रहा है, उसमें जो वसा का अवशोषण है उसका ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं लिम्फ्स के द्वारा होता है, यानी लसिका का मुख्य कार्य हो गया वसा का वहन करना, बचाव भोजन वसा का, इसका मुख्य कार्य हो जाता है वसा का वहन, यानी कि जो भोजन आप शोषित कर रहे हैं हम, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन का क्षुधांत्र में जो भोजन का अवशोषण हो रहा है उसमें जो फैट है उसका वहन इसी लसिका के द्वारा होता है, इन्हीं लिम्फ्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से मानव में वहन से लगभग पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।